अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब सीज़न 2 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं उनको बता दूं कि इसके जो सीज़न 1 है वो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर मौजूद है, तो जिसने अगर पढ़ना हो तो वो जाके तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अभी हम इसका सीज़न 2 स्टार्ट करते हैं। फरीहा बेगम अंदर आई तो अपनी होनहार बेटी को अभी तक लिहाफोरे सोता देखा तो सर पीटती रह गई। ऐमन उठ भी जाओ, सुबह से 10 दफा तुम्हें उठाने के लिए आ चुकी हूँ, मगर मोहतरमा नींद की पक्की शदाई लगती हैं। उनकी नट खट सुनकर लिहाफ में सोए वजूद ने आहिस्ता आहिस्ता अपना लिहाफ हटाना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले उसकी सिल्की शाइनी काले बाल नजर आए, जिनमें मैरून शेड नजर आती थी जो उन्हें मजीद खूबसूरत बनाती थी। फिर आई आंखों की बारी, जिस पर इस वक्त गन्नी दराज पलकों का पहरा था। फिर नाक जो शान से उठी उसकी मगरूरियत का पता दे रही थी, जबकि अनाबी लब इस वक्त नीम वात है। मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा जाए तो नस्वानियत की उम्दा मिसाल। जून की लाइट गई तो इसकी हैजल ग्रीन आंखें गर्मी के बायस पट से खुले। ये मनूस लाइट को अभी ही जाना था। जरा जो मुझे मेरे हवाबू से शहजादे से मिलने दिया होता। वो लाइट को कोसती कसमंदी से उठे। अमन उठ जाओ, 8 बजने में 5 मिनट रह गया। माँ की पुकार पर उसके 14 तबक रोशन हो गए। साड़ी का संबंधी फौरन उड़न छुई थे। हाय मैं मर गई, अम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? आपको पता भी है कि आज मेरा शाह इंडस्ट्री में इंटरव्यू है। धाइयां देते हुए बिल्ली की सी तेजी से वॉशरूम में बंद हुई थी। 10 मिनट में वो दांत ब्रश के लिए मुंह हाथ धोए कपड़े बदल कर वो बाहर थे। जीन्स पर खुला सा कुर्ता पहने बालों को मैसी बनाते हुए उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, जबकि अचानक उसकी नजर अपनी आंखों पर पड़ी। मेकअप की जिसे जरूरत ना थी, खुदा की तरफ से दिया हुआ दूधिया रंगत वैसे ही उसकी शख्सियत को चार चांद लगाता था। उसने अपनी फाइल्स ली और बाहर आई। अम्मी आपने बताया है नहीं कभी कि मेरी आंखों का रंग किस पड़ गया है, जबकि हमारे खानदान में तो किसी की आंखों का रंग ऐसा नहीं था। उसके हर दफा के पूछे के सवाल को प्रिया बेगम नरमी से टाल देती। अरे कहाँ जा रही हो, नाश्ता करके जाओ। नहीं अम्मी, लेट हो रही हूँ, आपको पता है ना इस जॉब की हमें कितनी जरूरत है। अब्बा की पेंशन से घर का खर्चा मुश्किल से पूरा था। अगर ये जॉब हमें मिल गई तो आपको भी सिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे अपनी माँ के हाथ अकीदे से पकड़ कर चूमे। और वैसे भी हमारे नामनहाद रिश्तेदारों ने तो अब्बा के जाते ही आंखें बंद कर ली। उसने दुख से कहा, अपनी माँ का परेशान चेहरा देखा, उनका माथा चूमा और खुदा हाफिज कहते हुए उन्हें दुआएं देते हुए अपनी नई मंजिल की तरफ निकल गए। फरीहा बेगम अपने शोहर के इंतकाल के बाद अपनी बेटी के साथ इस 3 मंजिला छोटे से मकान में, जिसमें 2 कमरे और एक किचन था, उसमें अल्लाह के सहारे जिंदगी बसर कर रही थी। जबकि उनके शोहर के नामनाथ भाई ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, जबकि फरिया बेगम के पीछे कोई ना था। अब तो वो अल्लाह और अपनी बेटी के सहारे जिंदगी गुजार रहे थे। 20 साल पढ़ लगा के गुजर चुके थे, जिनमें करीम साहब मोहम्मद शाह अपनी जोजा के साथ दायरे फानी से कूच कर गए थे, जबकि एनी के ननियाल में से आदल और अदिल साहब बशमूल अपनी जोजा और एनी के दुनियाल में से सुल्तान शाह और उसकी बेगम सलीमा और मुराद शाह शादी पर जाते हुए कार हादसे में मारे गए। सबको ये कार एक्सीडेंट लगता था, जबकि सिर्फ एनजी जानती थी कि ये एक सोची समझी साजिश थे। अहमद शाह भी हार्ट अटैक की वजह से हाल के हकीकी से जा मिले, जबकि अब शाह हवेली में अहमद शाह की दूसरी बीवी रुकैया शाह को ही बुजुर्ग माना जाता था। इस अरसे में भी एनी ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी थी। अरमान के बहुत कहने के बावजूद भी वो डटी रहे। जब एनी ने अयान को अपने साथ रखने का कहा, क्योंकि एनी को अपनी टफ ड्यूटी के बाद काफी हफ्तों तक भी घर से रहना पड़ता था, जबकि अरमान ने उसकी बात से इनकार कर दिया था। जबकि एनी चाहती थी कि वो अयान की तरबियत खुद करे, मगर हालात तो कुछ और ही मंजूर था। एनी और अरमान की बहुत सी दुआओं के पास अयान के 5 साल बाद रहमत यानी कि अनाबिया से नवाजा, जिसे पाकर एनी और अरमान की जिंदगी मुकम्मल हो गए थे। शान और मुसमा की एक बेटी थी, परिया, जबकि अरहम और अरीबा के 2 ट्विंस बेटे आतिफ और आकिफ थे, जो उन्हीं की तरह शरारती थे। सानिया और 2 बेड़ की भी 2 बेटियां थी, समन और आयशा। अगर उसके बाद एनी के ननियाल में देखें तो हदीद, मायरा और हादी उसकी बीवी अपने अपने बच्चों के साथ बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए थे। पीछे बचे अली और माही, जिनको अल्लाह ने 2 बेटू ताबश, उस्मान और एक बेटी सना से नवाजा था, जो अफंदी मैशर में खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। जहाँ वक्त इतना गुजर गया, वहीं एनी और निमरा की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। निमरा और इब्राहिम को अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा था, जिसे लेकर अयान बहुत ही पोजेसिव था। जबकि 4 साल वो अयान की परी भी अपनी एनी हाला की दीवानी थी। जब एनी के घर जाती तो फौरन उसकी गोद में चढ़ जाती। एनी को भी अपनी यह परी भी इतनी अजीज थी, क्योंकि ये पूरी उसकी डट्टू कापी थी। वजह यह थी कि प्रेगनेंसी में भी निमरा ने एनी को इतना सोचा, इतना देखा कि उसकी परी बिल्कुल एनी पड़ गई, जबकि उसकी अपनी बेटी अनाबिया पूरी अरमान पड़ गई थी। लेकिन जब परी 4.5 साल की हुई थी, कार एक्सीडेंट में निमरा और परी लपेट में आ गया। निमरा को जख्मी हालत में तो डरमा से लगती गाड़ी में से निकाल लिया गया था, मगर परी कहीं नहीं मिली। सबका कहना था कि परी खाई में गिर चुकी है। निमरा की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। ऊपर से जब उसको पता चला कि वो अपनी परी खो चुकी है, तो वो शदीद सदमा लेते हुए कोमे में जा चुके थे। 20 साल गुजरने के बाद भी इब्राहिम ने उसे वफा करते हुए किसी और को अपनी जिंदगी में जगह ना दी थी और आपको बिजनेस में मसरूफ कर लिया।
जहां सुबह के 11 बज चुके थे, वहीं एक वजूद दुनिया जहां से गाफिल मुंह के बाल औंधा लेटा हुआ अपनी पड़ी के हवाओं में खोया हुआ था। कद और खिड़कियों पर इस वक्त मोटे और खूबसूरत डिजाइन के फर्श को छूते हुए कर्टन्स अवेजा थे, जिनकी वजह से कमरे में सुबह के 11 बजे के बावजूद गुप अंधेरा था। इस असना में रूम का दरवाजा खामोश से खुला और कोई दबे कदमों अंदर आया और आते ही एसी की जब पछता हुआ हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। उफ, ये लड़का भी ना। आने वाले ने ताज्जुब से उसको देखा और आगे बढ़ते हुए कर्टन्स खिड़कियों पर से हटाया, जिनके बाद सूरज की रोशनी क्षण से सोए हुए वजूद पर पड़ी, जिसने कसमंदी से अपनी खूबसूरत आंखें वाकी। माम, उसने हमार आलूद आवाज में कहा। उसे अपनी खूबसूरत माँ को देखा जो रोज की तरह आज भी उसे उठाने आई थी। उसने अपने बेटे की आवाज पर उसे देखा जो नीम व हेजल ग्रीन आंखों से सुनहरी रंगत लिए नाबिला पर मुस्कुराहट से जाए शर्टलेस वजूद को कंफर्टर में छुपाई उसे प्यार से अपने पास बुला रहा था। एनी ने भी ऐसा था माशाल्लाह कहा और आगे बढ़कर उसका माथा चुमा। उठ गया हमारा बेटा। माम, आपको पता है ना कि मैं आपके उठाने पर ही उठता हूँ, उसने एनी के साथ लिपटे हुए कहा और बच्चन की तरह आज भी एनी के लिए इतना ही पोजेसिव था। एनी उसके पापा मुस्कुराई और आफिर उसका क्या। 25 साल अयान कामयाब बिजनेस का उभरता हुआ सूरज, जिसने अपनी जहानत से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी शाह इंडस्ट्री को बुलंदी तक पहुंचा दिया था, जिसकी बात उसकी कंपनी दुनिया के टॉप 5 कंपनी में से एक थी। आज डैड ऑफिस जाएंगे और मैं आज का सारा दिन आपके साथ गुजारूंगा। उसका आगे का लाइला अहमद सुनते हुए एनी मुस्कुरा दी, जिसकी जानकार तक नहीं छोड़ने वाला था। ये मंजिल एक नीम अंधेरे कमरे का था, जहाँ की हर चीज उसके मालिक की आले ज़ो का पता देती थी, लेकिन जो इस कमरे को सबसे मुनफरिद बनाता था वो था हर दीवार पर एक लड़की की तस्वीर का होना। कमरे में मूविंग चेयर की आवाज गूंजी, जो कि उस पर बैठे वजूद के साथ आगे पीछे हो रही थी। कुर्सी पर बदमाश की अकाबी नजर दीवार पर लगी इस लड़की की लार्ज साइज तस्वीर पर थी, जो अपने आने वाले कल से अनजान खुलकर मुस्कुरा रही थी। वो शख्स उठा उस तस्वीर के पास आया और इस तस्वीर पर हाथ फेरने लगा। बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी डार्लिंग, उसकी सर्द आवाज कमरे में गुंजी, जो किसी अनहोनी का पता दे रही थी। बहुत जल्द तुम मेरे पास आओगी मेरी कैद में, अपने सब अपनों से दूर, फिर तुम्हें कोई मुझसे बचा नहीं पाएगा, तुम्हारा वो सो कार्ड बाप ही नहीं। हा हा हा। उसके बेहंगम कहके ने दौड़ दीवार हिला दिया थे। उसके कमरे की दीवारें आने वाले वक्त पर रंजीदा थे। या अल्लाह, इस बस के चक्कर में कहीं मेरा इंटरव्यू ना रह जाए। एम ने जल्दी जल्दी शाह इंडस्ट्रीज की सीढ़ियां चढ़ने हुए दुआ की। ऊपर पहुंचने तक उसका सांस फूल चुका था। सदा शुक्र के एक आखिरी लड़की रह गई थी। उसके फौरन बाद उसकी बारी थी। बाहर वो सुन आई थी कि अभी तक किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया था और यह भी सुन रखा था कि यहाँ का बॉस नायत सड़ियल है। वो अल्लाह का नाम लेते हुए अंदर डाली तो एसी की कूलिंग ने उसकी तबीयत पर अच्छा असर डाला। बैठिए मिस, अरमान ने मिस के आगे वक्फा दिया, क्योंकि उसके नाम से अनजान था। एमन नाज। उसे फौरन जुमला मुकम्मल किया और सी पर बैठे। सामने बैठे सुबरदस्त को देखते हुए एमन को अच्छा लगा। देखने तो मैं तो अच्छे हैं अंकल, ये पहली सोच थी जिसके जहन में आए। तोबा तोबा, मैं क्या सोचने लगी। कॉन्सेंट्रेट एमन, फोकस। उसने फजूल ख्यालात को झटका। अरमान को भी बाकियों के मुकाबले में एमन सही लगी, क्योंकि बाकी लड़कियां जाब की नीयत से तो आई ही नहीं लग रही थी, बल्कि उनको मेकअप की दुकान कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जबकि एमन ने सादा सी ड्रेसिंग की हुई थी। तो मिस एमन, आप इंटरव्यू के दिन ही लेट है। सर, मेरी बस लेट हो गई थी, उसने हजालत से कहा। अरमान उसकी हालत जवाबी पर महसूस हुआ था। आप ये जॉब क्यों कर रही है? अरमान ने सवाल किया। सर, मुझे शौक है, लेकिन अगर इस वक्त आप उसे मेरी मजबूरी कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे ये जॉब अपनी काबिलियत जाहिर करने के साथ साथ अपनी जरूरियाती जिंदगी को पूरा करने के लिए भी चाहिए। कैसी जरूरियात? अरमान ने पुरसोच लहजे में कहा। सर, अब तक मेरी वालदा मुझे कपड़े सिलाई करके मेहनत से पालती आई है और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन्हें आराम दो। उसे नहायत सलीके से जॉब देते हुए बात खत्म कर दी। और अगर ये जॉब आपको ना मिली तो? अरमान ने उसे एक को पहलू से आगाह किया। तो सर, किसी और जगह अप्लाई करूंगी, और अगर वहां भी नाकामी हुई तो सर, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, खुदा ने चाहा तो कहीं भी मिल जाएगी। मैं हौसला नहीं हारूंगी जब तक मंजिल न हासिल कर लूं। अरमान को उसकी आंखों में कुछ पा लेने का अज़म दिखाई दिया। ओके, यू मे गो नाउ। एमन श्योर सर कहती हुई निकल गई। उससे पहले कि वो बिल्डिंग से बाहर निकलती, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोका और अपॉइंटमेंट लेटर दिया। और आपको अरमान खान ने अपॉइंट कर लिया, कल आकर आप काम समझ लीजिएगा। एमन खुदा की इस करम नवाजी पर दिल से शुक्रगुजार हुई, जिसने उसे किसी और आजमाइश में ना डाला था। उसने रिसेप्शनिस्ट के हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर लेते हुए उसके घर पर खुशी से प्यार किया और उछलते हुए निकल गए। पीछे वो खड़ी इस जल्ली की हरकत पर मुस्कुराती रह गए। शाहविल में इस वक्त सब नाश्ते की मेज पर बरजमान थे। यंग जनरेशन सब नाश्ते पर ऐसे टूट रहे थे जैसे नाश्ता आखिरी दफा नसीब हुआ है। आतफ और आकफ यूं नदीदों की तरह खाना ठोसते देखकर सानिया और दुबई की बेटी समन की रगत ज़ियाफत भुड़की। मुझे तो लगता है आज किसी के हिस्से में खाना नहीं आने वाला, क्योंकि जाए पना आतफ साहब सब कुछ खुद ही समेटने के चक्रों में है। खुतबा भी नजरें कर्म कालिया करो मोटी। आतफ ने अपने बड़े मुंह के साथ हिसाब बेबाक किया। तुम दोनों के घर का राशन खत्म हो गया है जो यहाँ पर आ गई। आकुम ने आयशा को आंख मारते हुए निशाने पर रखा, जिस पर वो उसकी बकवास पर पास उसको गूढ़ ही सकी, क्योंकि इस बला को जवाब देने का मतलब था कि आ बैल मुझे मार। मुसुम्मा जो लोगों की नोकझोंक से लुत्फ अंदोज हो रही थी, उनके खामोश होने पर बोले, क्या यार,
आप लोग चुप भी हो गए, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। उनकी लड़ाई में ज्यादा चस्के मुसुम्मा उठ थेटा ही लेती थी। अभी तो मेरा नाश्ता भी खत्म नहीं हुआ। उसने अपनी नजर का चश्मा ठीक करते हुए कहा। सब मुंह खोले इस छोटी सी फितनी को देखने लगे। भाई कभी तो मामा की जान छोड़ दिया करो। अनाबिया ने जब एनी को अयान के मुंह में नवाला डालते हुए देखा तो जलते हुए बोले, जो संडे के दिन उसकी मुश्तरका माँ पर कब्जा किया रहता था। क्यों भाई, तुम्हें फुर्सत मिल गई मामू के घर से? अना भी अपने अली मामू की चमची थी, जो ज्यादातर अफंदी मैचों में पाई जाती थी, क्योंकि उसके अली के बड़े बेटे ताबत से बहुत ही बनती थी। इन दोनों ने इकट्ठे ही ISI ज्वाइन किया था। अरमान और सभी घर वाले उसके बहुत ही खिलाफ थे, मगर एनी को कोई एतराज नहीं था। वो खुद उसका हिस्सा थी। बिलाहर अनाबिया ने अनाबी को इमोशनल ब्लैकमेल करके मना ही लिया था। अनाबिया ने अयान की बात पर नाक सुखरी उसे जुबान दिखाते हुए खाने की तरफ मतवजह हो गई। यूं ही नोक जोक में नाश्ता किया गया। शाम के वक्त अली अपनी बीवी बच्चों समेत शाह हवेली आया था। सभी बड़े बातों में मगन थे, जबकि ताबश की आंखों ही आंखों में अनाबिया से मुसुमा के बारे में पूछा। अनाबिया ने इशारे से बताया कि वो सो गई है। ताबश अपनी फितनी की चालाकी समझ गया, जिससे बचने के चक्रों में सोती बन गई थी। बनते भी क्यों ना, जब भी वो उसे मिलता उसकी नन्ही से जान कब्जे में का लेता। मुसुमा ताबश की मनकूहा थी। उसने ईद की सबको बातों में मसरूफ पाया तो सबकी नजर से बचाता हुआ ऊपर मुसुमा के कमरे की तरफ गया। दूसरी तरफ जब मसूमा ने कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनी तो फौरन रूम लॉक किया और अपने बात जाने पर शुक्र करने लगी। ताबश ने दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजे को लॉक पाया। ताबश उसकी हिफाजती तदबीर पर मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें दो पल को शैतानी मुस्कुराहट लिए चमकी और फिर क्या था कि वो साथ ही अनाबिया के कमरे की बालकनी से छलांग लगाकर मुसुमा की बालकनी में आ गया था। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा बेबी? मुसुमा ने जब बाहर खामोशी महसूस की तो खुशी से उछलती हुई यस बच गई मॉन्स्टर से। वो खुशी से चश्मा ऊपर खिसकाते हुए पुरजोश लहजे में कहती मुड़ी तो अंधेरे में ताबश को दीवार से टेक लगाए देकर सारी हवा निकल गई। आप? उसको देखते ही वो घबराई थी। जी मैं। उसे उसी की नकल उतारते हुए कहा और धीरे कदमों से उसकी तरफ आने लगा। उसको अपनी तरफ आता देखकर मुसुमा की सांसें सीने में अटकने लगी। वो पीछे होते हुए दीवार से जा लगी, जबकि ताबश ने उसके गिर्द दोनों बाजू का घेरा बनाते हुए उसके भागने की तमाम राहें मफकूद कर दी थी। आप बोलो बेबी, किससे भाग रही थी? उसने दाएं हाथ की उंगली उसके माथे से लेकर होंठों तक लकीर खींचते हुए कहा। उसके मन से मुसुमा की जान लबों पर आ गई थी और वो ऊंचे ऊंचे सांस लेने लगी। ताबे समझ गया कि मुसुमा को अस्थमा का अटैक हुआ है। मुसुमा आंखों से लबरेज आंखों से मिन्नत लिए उसे देखने लगे, जो डट कर उसका आगे खड़ा हो गया था। जब ताबिश को लगा कि अब वो सांस नहीं ले पा गई तो ये चिटके से उसे गर्दन से खींच के करीब करते हुए अपने सुलगते हुए लब उसके ठंडे पड़ते हुए लबों पर रखे और कतरा कतरा अपनी सांसें उसमें मुंतकिल करने लगा। मुसुमा भी अपनी जिंदगी की खातिर इस बेरहम शख्स की सांसें खींचने पर मजबूर होगी। ताबिश ने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखे और उसके और अपने बीच के तमाम फासले मिटा दिए। अब उसके मन में शिद्दत आ रही थी, जिस पर मुसुमा ने उसके कॉलर मुट्ठी में बीच लिया। कमर में मैंने हेजी से खामोशी छा गई थी। 10 मिनट बाद जब ताबिश ने उसे बख्शा तो वो गहरे गहरे सांस बनने लगी। ताबिश ने उसके होंठों पर कट लगा देखा तो अपनी मोहब्बत की शिद्दत पर मुस्कुरा दिया। मुसुमा की टांगे अभी भी कांप रहे थे। उसने अपने होंठों पर जलन महसूस की तो हाथ भी साथा होंठों पर गया जहां छोटे से कट से खून रस रहा था। उसको शकूक किन नजरों से इस बेरहम शख्स को देखा, जो उसकी आंखों में शिकवा महसूस किए हुए मुस्कुरा दिया। ये मुझसे छुपने की छोटी सी सजा थी। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। मैं तुम्हें हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। होप सो तुम समझ गई होगे। उसने आंख मारते हुए होंठों की तरफ इशारा करते हुए कहा तो उसकी सूरत लाल कंधारी हो गई और उसकी हालत देखकर क्या लगाते हुए अपने गले में भींच गया। मेजर काशान, ये बहुत ही हसास किस्म का केस है। इसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, खासकर इस डेविल को। इस केस में हमें एवर डेड की भी मदद दरकार होगी, क्योंकि बस वो ही हमारे इस मिशन का कामयाब होने में मदद दे सकता है। वरना डेविल इस मिशन को भी नुकसान पहुंचाएगा और पिछली बार की तरह बहुत से फौजी शहीद हो जाएंगे। मैं अपनी टीम को आपके अंडर देता हूँ। आर यू रेडी? कैप्टन के कर्क लहजे में पूछा। यस सर, उसने एक अज़म से कहा। इस कमरे में मेजर काशान की बारोब और जोशीली आवाज गूंजी। मेजर काशान 32 साल फौजी नौजवान था, जिसकी गहरे काली आंखें गहरे राज लिए हुए थी। तो 2 इंच की दाढ़ी फौजी कट हेयर कट पे वो नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। वो मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता शकार था, जिसके लहजे में पा लेने का और मिटा देने का अज़म था। आई विल सक्सेसफुल इन माई मिशन सर। ये कहते ही वो बाहर निकल गया था और अब उसके चेहरे के तासरात यकसर बदल चुके थे, बिल्कुल अनजान, जैसे उसकी शख्सियत का हिस्सा ही ना हो। शाह वेली के मकीन इस वक्त सैर तफरीह से वापस आ रहे थे जब एनी को अजीब से एहसास ने घेरा। उसने इधर उधर निगाह दुराई। उसे खतरे की बू आ रही थी। उसने एकदम से सबसे नजर बचाकर जैकेट की अंदरूनी जेब से गन निकाली। एवरीवन गेट बैक इनटू द कार इमीडिएटली। उसने सीधा लहजे पर सब चुमकिन्ने हुए। एनी, कोई प्रॉब्लम है? शाह ने उसकी परेशानी पांप ली थी। यंग जनरेशन भी एनी का मुंह तकने लगी। उसने लब बीच कर सबको गाड़ी में बैठने का इशारा दिया, जिस पर सब बड़ों ने बच्चों को फौरन गाड़ी में बिठाया और एनी के कहने पर गाड़ियां दोहराई, जबकि अरमान तेज से एनी के पास आया।
एनी, सब ठीक है ना? अरमान, गाड़ी में जाओ, तुम यहाँ क्यों रुके हो? तुम्हें सबके साथ जाना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कह रही हो? तुम भी चलो। अरमान बाजिद हुआ। अरमान, डोंट मूव। एनी के ससुराल लहजे पर अरमान जहाँ था वहीं स्टिल हो गया। अब बहुत देर हो चुकी थी, निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि एन ने अरमान की सफेद शर्ट पर लाल लेजर लाइट देख ली थी, जिसका मतलब था कि अरमान निशाने पर है। अरमान दम साधे एनी की आंखों में देख रहा था, जब एनी की आंखों में अजीब तासा देखते हुए अरमान को झटका लगा। 1 2 3 ठाकी आवाज से गोली हवा को चीरती हुई आई थी। एनी और अरमान लड़खड़ा कर नीचे गिरे। हवा में मौत का सा सन्नाटा छा गया था। गोली की आवाज सुनते ही पास से दूर होती हुई गाड़ी ने झटके से ब्रेक लगाई। एनी, अरमान। शान और अली के मुंह से बेसाता निकला था, जबकि बच्चों ने भी गाड़ी रिवर्स करते वहीं पर मोड़ दी जहां उनके बाप माँ थे, मगर अब वहां खामोशी ही खामोशी थे। गोली की आवाज के 1000वें हिस्से में एनी अरमान को लेकर नीचे गिरी। अरमान उठने लगा तो एन ने उसके कंधों पर दबाव डालते हुए उसे नीचे ही लेटे रहने दिया, जबकि कुछ सेकंड गुजरे कि उनके पास एक शीशे की बोतल आकर टूटी, जिसमें एक कागज फंसा हुआ था। कुछ गाड़ियां खड़े होने के बाद उनकी बचत हो गई थी। एनी अभी अरमान के सीने में लेटी हुई थी, साथ साथ अपने तरफ में नजरें घुमाकर हालात का जायजा ले रही थी, जबकि अरमान सुध बुध फैलाए हुए बस एनी में खोया हुआ था, जिसकी सांसों के बहुत ही नजदीक थी। कितनी जरूरी थी ना ये लड़की उसकी जिंदगी के लिए। वो एनी को अपने लिए एक नेमत तस्वर करता था। एनी चूंकि तो तब जब अरमान ने आओ देखा ना ताओ एनी को गर्दन से पकड़कर अपने ऊपर झुकाया और उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लिया। एनी ऐसी इनवाइटेड सिचुएशन पर हड़बड़ा कर आ गई। कम से कम उसे अरमान से इस जगह पर ऐसी हरकत करने की उम्मीद न थी। वह हैरत की ज्यादा से फटी आंखों से अरमान को देख रहे थे। जब उसको लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगी तो उसने दोनों हाथों से अरमान के बाल अपने हाथ में दबोच कर 2 4 झटके दिए, जिस पर अरमान ने दर्द से कुर्राते हुए उसकी जान बख्शी की, मगर एनी को अपनी कैद से फिर भी आजाद ना किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरमान ने एनी को घूरते हुए कहा, और हमें तुमसे इस जगह पर ऐसी वाहियात हरकत की उम्मीद ना थी। अरमान उसकी बात पर कहका लगाकर हंस पड़ा, साथ और साथी से एनी को अपने में बीच लिया। एनी उसकी हालत समझ सकती थी। अब आप उसे खोलने या दूर जाने से डरता था। तुम हर जगह अपना ठड़पन ना जानना शुरू कर दिया करो मान, वरना तुम मुझे किस कर दोगी, है ना? अनुमान इसकी बात उछक ली, जिस पर उसको मुक्के मारने लगे, जबकि वो सारे जो ये समझ कर आए थे कि एनी और अरमान मुश्किल में होंगे, इन दोनों को इतने करीब लेटे पब्लिक में रोमांस करता हुआ देखकर होंठ बड़े इन्हें देख रहे थे। जबकि यंग जनरेशन दांत निकाल ली थी और मुसुम्मा ने तो उनकी वीडियो भी बना ली थी। जैसे ही उसकी नजर ताबिश पर पड़ी थी, उसने मुसुम्मा को आंख मारे, जिस पर उसने हड़बड़ा कर फोन नीचे किया और इधर उधर देखने लगे। ओ रोमियो, बस करो, बच्चों की जान लेकर रहेगा क्या? अली ने हाथ लगाया तो दोनों गड़बड़ा कर उठे और आए बाएं शाइन करने लगे, जबकि अनाबिया और अयान आकर इन दोनों से लिपट गए। जब बाकी सब इनका प्यार देखकर मुस्कुरा दिए। एनी ने शान को आल ओके का सिग्नल दिया। जब वो सब निकलने लगे थे, जब एनी ने झुककर उसकी टूटी बॉटल से कागज निकाला, सब उसको गौर से देखने लगे, जिसके साथ साथ कागज पर लिखी हुई तहरीर के साथ साथ बदलते जा रहे थे।